दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक्सिस फोकस 25 फंड के बारे में। ये एक फोकस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। फोकस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड दोस्तों वो फंड्स होते हैं जो अपना पैसा मैक्सिमम 30 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो पोर्टफोलियो होता है वो एक कंपैरेटिवली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है, तो यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे ये फंड अपना मेजर किन कंपनीज में पैसा लगाता है, इसने रिटर्न्स कैसे जनरेट किए हैं और क्या ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक फोकस फंड है, यानी कि ये मैक्सिमम 30 कंपनीज में ही अपना पैसा यहाँ पर लगा सकता है। और अगर इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 500 TRI इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। टोटल अगर कंपनीज की बात करते हैं तो अभी इसके पोर्टफोलियो में लगभग 30 कंपनीज यहाँ पर मौजूद हैं। लॉन्च डेट की बात करें इसके डायरेक्ट प्लान की तो जनवरी 2013 में इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था, यानी कि काफ़ी पुराना फंड ये अब हो चुका है। काफ़ी लंबे टाइम से ये फंड अभी यहाँ पर चल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके फंड मैनेजर की बात करते हैं तो मिस्टर जिनेश गोपानी जी इस फंड को सिंस जून 2016 यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। तो 5 सालों से सेम फंड मैनेजर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी के एंगल से काफ़ी अच्छी बात है ये। उसके साथ साथ मिस्टर हितेश दास जी ने भी इस फंड को नवंबर 2020 में यहाँ पर ज्वाइन किया है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसका यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है 19,000 करोड़ के आसपास। और दोस्तों मुझे लगता है कि एक फोकस फंड जिसको 25 से 30 कंपनीज में ही पैसा लगाना है, उसका अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता है तो यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस पे यहाँ पर असर आ सकता है। दोस्तों अब अगर हम इसकी यहाँ पर मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे बात करें तो आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि फोकस फंड के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो लार्ज मिड और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी की कंपनी में कितना भी पैसा लगा सकता है। और ये फंड मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगाकर चल रहा है। 88% के आसपास पैसा इसने लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है। मिड कैप कंपनीज में 6.38% और स्मॉल कैप कंपनीज में 0.63% के आसपास ये फंड पैसा लगाकर चल रहा है। तो मेजरली जो इसने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है वो एक लार्ज कैप फंड की तरह ही ये फंड इन्वेस्ट कर रहा है। 88% पैसा यानी कि मेजरली ये सारा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में ही लगा रहा है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इस फंड को ऐड करते हैं तो आपको ये मानकर चलना है कि आपने एक लार्ज कैप फंड को ऐड किया हुआ है। वहीं दोस्तों एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.59% के आसपास की एक्सपेंस रेशो है। हालांकि काफी कम एक्सपेंस रेशो है, लेकिन एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के और फंड्स को देखेंगे तो वहां पर 0.36-0.45% तक भी एक्सपेंस रेशो देखी गई है। कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें तो काफी कम यहां पर आपको देखने को मिलेगी। कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो 0.91% थी, जो अभी गिर के यहां पर इसकी जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.59% है। तो काफी सस्ता यहां पर एक्सपेंस रेशो आप इसको मान सकते हैं। वहीं दोस्तों एग्जिट लोड पे इसकी बात कर ले तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लिया तो 10% तक की यूनिट्स पे आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। 10% से ज्यादा यूनिट्स अगर आपने 12 महीने के अंदर निकाली तो वहां पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। अब दोस्तों इसकी रिस्क रेशो से इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एक बार समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन 21.35, शार्प रेशो 0.81। वहीं दोस्तों कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी एवरेज की 17.26 है। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये जितनी कम होती है उतनी एक स्टेबल रिटर्न्स दिखाती है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में ये फंड थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल दिखता है। शार्प रेशो की बात करें तो किसी भी फंड का ये बताते हैं कि एक फंड कितना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न। और शार्प रेशो जितनी ज्यादा होती है उतनी ही एक बेटर यहाँ पर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होती है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यहाँ पर ये फंड बेटर देता हुआ दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम टर्नओवर रेशो की इसकी बात कर लें तो टर्नओवर रेशो इसकी 118% के आसपास है और कैटेगरी एवरेज के आसपास ही टर्नओवर रेशो है। टर्नओवर रेशो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपनी सिक्योरिटीज को अपने पोर्टफोलियो में बाय और सेल कर रहा है। और जितनी ज्यादा टर्नओवर रेशो होती है उतना ज्यादा यानी कि कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में बाय और सेल कर रहा है। और यहाँ पर दोस्तों जो टर्नओवर रेशो है इस फंड की वो ज्यादा दिख रही है। जनरली मैंने देखा है कि जो एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस है इनके जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसकी टर्नओवर रेशो कम ही रहती है, 60-70% तक रहती है। लेकिन ये फंड यहाँ पर बहुत ज्यादा टर्नओवर रेशो लेकर चल रहा है, 118% की टर्नओवर रेशो है। तो यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस ये अपने पोर्टफोलियो में लगातार करता है, जो कि एक काफी नेगेटिव बात मुझे हमेशा लगती है किसी भी फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचते हैं।
वहीं दोस्तों अगर आप सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात कर लें इस फंड की, तो मेजरली फाइनेंशियल सेक्टर में इसका पैसा, और ये हमने देखा ही है जितने भी फंड्स मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगाते हैं वहां पर फाइनेंशियल सेक्टर का जो एलोकेशन है वो काफी बढ़ जाता है। तो 35% एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में 17%, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और केमिकल सेक्टर में यहाँ पर आपको एलोकेशन दिख रही है। तो एलोकेशन अगर आप सेक्टर वाइज भी देखेंगे तो टिपिकल एक जो लार्ज कैप फंड होता है उस टाइप की यहाँ पर सेक्टर एलोकेशन दिख रही है। कंपनीज की बात कर लें टॉप 10, तो यहाँ पर भी सारी लार्ज कैप कंपनीज ही दिखने वाली हैं। बजाज फाइनेंस 10%, एवेन्यू सुपरमार्ट्स 9.75%, टीसीएस 9.69%, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फो एज, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, डिविज लैब जैसी कंपनीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके अलावा आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनीज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो कंपनीज दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला ही था सारी यहाँ पर टॉप 10 में लार्ज कैप कंपनीज ही दिख रही हैं। मेजरली आप देखेंगे निफ्टी 50 की कंपनीज हैं, लेकिन यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी काफी सारी कंपनीज देखने को मिलेगी। एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इन्फो एज, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो विद इन लार्ज कैप अगर आप देखते हैं तो एक अच्छा मिक्सचर है कि लार्ज कैप में इसने निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 दोनों की इंडेक्स की कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। लेकिन इस फंड के साथ रिस्क क्या हो जाता है, जो हर फोकस फंड के साथ रिस्क हमेशा जुड़ा रहता है कि कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो यहाँ पर रहता है। तो ये 25-30 कंपनीज हैं, उनमें से भी जो टॉप की 10 कंपनीज हैं उन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ये फंड रहता है। तो अगर ये 10 कंपनीज परफॉर्म नहीं करेगी तो इस फंड के पोर्टफोलियो पे बहुत ज्यादा असर आता है। तो मुझे हमेशा लगता है कि एक फोकस फंड हमेशा थोड़ा ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने में नाकामयाब रहता है। अब दोस्तों रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स पे बात करें तो अगर आपने एक साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 11,000 बनाया, यानी कि 10% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको एक साल में बनाकर दी है। यानी कि एक साल में कुछ खास अभी इसका परफॉर्मेंस नहीं है, एक साल में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नीचे इस फंड का चला गया है। 5 सालों में अगर आप देखते हैं तो 5 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 23,000 के आसपास बना दिया है। तो 5 सालों में अच्छी रिटर्न्स हैं इस फंड की, एक लार्ज कैप फंड टाइप की रिटर्न है और ये मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में ही पैसा लगा रहा है। तो लार्ज कैप फंड के हिसाब से 17-18% की रिटर्न इसने 5 सालों में जनरेट की है। 2 साल और 3 साल में भी अगर आप देखेंगे 17 और 21% की। और दोस्तों अगर आप सिंस इंसेप्शन देखते हैं यानी कि जनवरी 2013 से, तो अगर आपने 10,000 रुपए लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 41,000 बना दिए। 17% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको बनाकर दी है लगभग 8-9 सालों में। तो रिटर्न्स बहुत ज्यादा खास नहीं है अगर आप वैसे देखते हैं, क्योंकि ये मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगा रहा है। वहीं दोस्तों अगर आपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करें तो अगर आप 1,000 रुपए पर मंथ से इस फंड में पैसा लगा रहे होते तो 5 सालों में आपकी 60,000 की लागत इस फंड ने 93,000 के आसपास बना दी है। यहाँ पर भी 5 सालों में 17% के आसपास की रिटर्न है। एक साल में अगर आप देखेंगे तो काफी कम रिटर्न है। आपकी 12,000 की लागत इस फंड में लगभग 12,200 के आसपास है, तो ना के बराबर रिटर्न एक साल में इस फंड ने आपको दी है। 2 साल में देखेंगे अच्छी रिटर्न है और 3 सालों में भी अच्छी खासी रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को इस फंड में मिल रही है। अब दोस्तों अब बात आती है कि क्या ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि किसी भी फंड के एग्जैक्टली रिटर्न्स को अगर आपको जज करना है कि क्या ये रिटर्न दे पाया है अच्छी या नहीं, तो ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। पहला बेंचमार्क से इसको कंपेयर करें, दूसरा इसी कैटेगरी के और जो म्यूचुअल फंड्स हैं उससे इसको कंपेयर करें। तो सबसे पहले बेंचमार्क रिटर्न्स देख लेते हैं। तो बेंचमार्क रिटर्न्स की अगर आप बात करते हैं तो एक साल में आप देखेंगे इस फंड ने 10% की रिटर्न दी है, इसके बेंचमार्क ने 15% की। तो काफी अंडर परफॉर्मेंस एक साल में देखने को मिल रही है। 2 सालों में भी काफी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। 2 साल में अगर आप देखेंगे इस फंड ने 17% की रिटर्न दी है, इसके जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसने 21% की रिटर्न दी है। और 5 सालों में लेकिन अगर आप देखते हैं तो अभी भी ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने लगभग 16% के आसपास की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 18% के आसपास की यहां पर रिटर्न दी है। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है, 2% ज्यादा रिटर्न इसने दी है। और शॉर्ट टर्म में यानी कि 1 और 2 सालों में अगर आप देखेंगे तो ये अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाया है। तो ये इस फंड का अभी बेंचमार्क से परफॉर्मेंस थोड़ा इनकंसिस्टेंट दिख रहा है।
अब इसी कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से इसका कंपैरिजन कर लेते हैं एक बारी। अब दोस्तों अगर आप इस फंड का कंपैरिजन इसी कैटेगरी के दूसरे काफी फेमस फंड के साथ करते हैं, यानी कि एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड के साथ, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये फंड काफी कम रिटर्न दे रहा है। अगर आप एक साल के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे, एक साल में आप देखेंगे एसबीआई फोकस फंड ने 26% की रिटर्न दी है, वहीं एक्सिस फोकस ने सिर्फ 12% की रिटर्न दी है। अब आइए दोस्तों इसका लॉन्ग टर्म में यहाँ पर देख लेते हैं, 5 सालों में देख लेते हैं इनकी रिटर्न का कंपैरिजन एक बारी। तो दोस्तों 5 सालों में अगर आप इनकी रिटर्न का कंपैरिजन देखते हैं तो 5 सालों में भी एसबीआई फोकस फंड ने बेटर रिटर्न दिया। अगर आप एक्स को एक्सिस फोकस फंड से कंपेयर करते हैं, एक्सिस फोकस ने 70% के आसपास की रिटर्न दी है, वहीं एसबीआई फोकस ने 76% के आसपास की रिटर्न आपको 5 सालों में जनरेट करके दी है। अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको इस फंड में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, फोकस कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड मुझे लगता है कि उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहता है जो बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि फोकस कैटेगरी में मतलब हो गया कि 20, 25, 30 कंपनीज में ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगी, तो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बन जाएगा। और कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो अगर बन जाता है तो कुछ लिमिटेड कंपनीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस हो जाती है उस फंड की। तो मुझे लगता है कि वैसे तो आपको इस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा खास रिटर्न नहीं है और अननेसेसरी आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें रिस्क आ जाता है। और विद इन फोकस फंड कैटेगरी भी अगर आप देखते हैं तो एक्सिस फोकस फंड पिछले 1-2 सालों में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये कुछ ऐसा फंड नहीं है जिसमें इन्वेस्टमेंट अभी की जाए। और दोस्तों अगर आप लोगों को भी टिकर टेप का ऐसे ही यूज करना है म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करने के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।